मिडीवल एज और एज ऑफ चौसर 1066 एडी में जब नॉर्मन ने इंग्लैंड पर हमला किया तो इसके बाद जो पीरियड आया वो नॉर्मन फ्रेंच पीरियड था, जिसको हम अर्ली मिडिल एज भी बोलते हैं, यानी कि चौसर के पहले का टाइम। अब यहाँ पर एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये नॉर्मन कौन थे। नॉर्मन समुद्री लुटेरे थे जिन्होंने फ्रांस पर अटैक किया, तो वहाँ के लोगों ने इनको नॉर्दर्न एरियाज़ दे दिए। बाद में इन्होंने फ़्रेंच औरतों से शादी कर ली और फ्रेंच ज़ुबान सीख ली, उनके कल्चर को सीख लिया। नॉर्मन का वैसे मतलब बनता है नॉर्थ मैन। इंग्लैंड पर अटैक करने से पहले इन्होंने यूरोप के मुख्तलिफ़ एरियाज़ पर अटैक किया था। फिर फ्रांस में इन्होंने कदम रखे और ये काफ़ी जंगली थे और बहादुर टाइप लोग थे। फ्रांस के लोग बुज़दिल थे, तो उन्होंने क्या किया, जंग तो वो लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट की ज़मीनें नॉर्मन्स को दे दी। नॉर्मन्स भी वक्त के साथ साथ वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते रहे और ये सिविलाइज्ड हो गए, रिस्पेक्टेड हो गए। इन्होंने कल्चर को समझ लिया था, फ्रांस के कल्चर को, लैंग्वेज को सीख लिया था और इनमें स्किल्स इन्होंने अचीव कर लिए थे। बाद में जब इन्होंने 1066 में इंग्लैंड पर हमला किया तो जंग जीतने के बाद ये फ्रेंच कल्चर भी इंग्लैंड में ले आए। नॉर्मैन की अपनी लैंग्वेज भी फ्रेंच हो चुकी थी। तो सादा अल्फाज में कहूँ तो ये फ्रेंच कल्चर अपने साथ इंग्लैंड ले आए। अब जैसे ये 1066 में इन्होंने इंग्लैंड पर हमला किया था, जंग जीत गए, फ्रेंच कल्चर ले आए, फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लैंड में ले आए, तो फ्रेंच लिटरेचर भी ये साथ ले आए और किसी न किसी हद तक नॉर्मन्स ने इंग्लैंड में फ्रेंच कल्चर एंड एवरीथिंग दे हैव इम्पोज्ड इन इंग्लैंड। अब यहाँ पर एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर नॉर्मन्स ने इंग्लैंड में अपना कल्चर इम्पोज कर दिया तो इंग्लैंड का कल्चर कहाँ गया, या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो इंग्लैंड का लिटरेचर कहाँ गया। तो इसका जवाब है, इंग्लैंड में लिटरेचर जो था वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था जब नॉर्मन्स नहीं आए थे। लेकिन जब नॉर्मन्स ने कदम रखा इंग्लैंड में, वो कदम 1066 में उन्होंने रखा। फिर 1066 से 1200 तक का इनका पीरियड रहा नॉर्मन्स का। तो इस 1066 से 1200 तक ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर गायब हो चुका था और नॉर्मन्स ने अपनी फ्रेंच ज़ुबान को इंग्लैंड में ऑफिशियली यूज़ करने लगे। लेकिन आम लोगों की ज़ुबान वही इंग्लिश थी और ऑफिशियल लोगों की ज़ुबान फ्रेंच हो गई थी। तो फ्रेंड्स, जब ये दोनों लैंग्वेजेस मिली तो एक नई लैंग्वेज सामने आई जिसको हम एंग्लो नॉर्मन कहते हैं। मतलब ये लैंग्वेज चौसर के हाथों में आने के लिए रेडी थी, लेकिन चौसर से पहले की ये बातें हैं। इस टाइम तक कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी थी और लंदन इस वक्त राइटिंग का एक हब माना जाता था। किताबें महंगी थी, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, तो किताबें हाथों से लिखी जाती थी। तो दोस्तों, 1066 से 1200 तक ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहीं ना कहीं सो चुकी थी, मगर 1200 के बाद जब ये लैंग्वेज जागी तो ये बदल चुकी थी और ये लैंग्वेज मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में तब्दील हो चुकी थी। और बहुत सारे हिस्टोरियन इस लैंग्वेज को इन बिटवीन लैंग्वेज कहते हैं। अब एक और काम की बात शेयर करता चलूँ, वो ये कि इस एज में एक लिटरेचर ऐड हुआ था जिसे रोमांस लिटरेचर कहते हैं। ये कैटेगरी लिटरेचर की इंग्लैंड में बिल्कुल न्यू थी। इसको नॉर्मन ने अपने साथ लेकर इंग्लैंड में आए थे। अब आप सोच रहे होंगे ये लड़का और लड़की का रोमांस होगा इस लिटरेचर में, तो ऐसा नहीं है। ये अलग था, ये अलग रोमांस था। इस किस्म के रोमांस लिटरेचर में एक मुल्क के लिए एक सोल्जर का जो रोमांस होता था, इस टाइप के रोमांस पर जो लिटरेचर लिखा जाता था, इसको रोमांस लिटरेचर कहते हैं। तो अब तक सारा काम फ्रेंच में हो रहा था। तो इस टाइम अराउंड 13th सेंचुरी में एक पोइट आया जिसका नाम लेमैन था। इसने इंग्लिश लैंग्वेज में एक पोइट्री लिखी जिसका नाम ब्रेड था। इस वर्क में अराउंड 16,000 लाइनें यूज़ की गई और ये वर्क इंग्लैंड की हिस्ट्री को बताता है और ये वर्क
क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी कहलाता है। इस वर्क के बाद मिडल इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा उसमें वर्क लिखा जाने लगा। इस वर्क के बाद इंग्लिश लैंग्वेज ने इंग्लैंड में अपनी एक किस्म की पकड़ जो थी ना वो मज़बूत कर ली। जैसे द आर्मलम, ये भी एक बहुत ख़ास वर्क था, इस टाइम में इंग्लिश में आया था। अब एक और अहम बात नोट कर लीजिए कि इस टाइम के राइटर्स मतलब चौसर से पहले के राइटर्स ज़्यादातर किंग आर्थर और उसके नाइट्स के कारनामों के मुतल्लिक उनकी तारीफ़ें करते थे, लेकिन इन राइटर्स में ले मैन के वर्क्स थोड़े अलग थे। और एक और अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वो ये है कि इस वक्त के जो कैथोलिक चर्च था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, जो बोलता था वही लोगों को करना पड़ता था। और कैथोलिक जो क्लर्जीज थी उनकी लग्जरी लाइफ थी। इस टाइम का एक और फेमस वर्क जिसका नाम द ऑल एंड द नाइटिंगेल था, और मुख्तलिफ जो राइटर्स इसके बाद आए लेमैन के बाद, उन्होंने लेमैन को फॉलो किया था, उनके वर्क्स को कॉपी किया था। अब बात करते हैं इस टाइम के रिलीजियस पोएम का। कर्सर मंडी एक रिलीजियस और हिस्टोरिकल पोएम थी जिसको 30,000 लाइन से ज़्यादा लिखा गया। इसके ऑथर का नहीं पता, वजह का नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि इस वक्त अक्सर राइटर्स अपने वर्क्स के नीचे नाम नहीं लिखते थे। शायद यही वजह थी कि बहुत से वर्क्स के राइटर का नाम नहीं पता। फिर इसके बाद पेशेंस एंड क्लीननेस, ये भी पोएम्स थी, रिलीजियस पोएम्स थी। अब यहाँ तक एक नई लैंग्वेज का जन्म हो चुका था। अब यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मन कौन थे, उन्होंने क्या किया, फ्रांस में क्या किया, फिर फ्रांस के बाद इंग्लैंड में क्या किया, इंग्लैंड में कौन से कल्चर को लेकर आए, यकीनन फ्रेंच कल्चर लेके आए, फिर अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंग्लैंड में किया, लोगों को दिखाया कि फ़्रेंच लैंग्वेज क्या है, फ़्रेंच लैंग्वेज का लिटरेचर क्या है। ठीक है, इससे आगे एज ऑफ चौसर शुरू होती है। मैं थोड़ा मुख्तसर आपको बताऊंगा चौसर के मतलब। अगर आपको देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी बायोग्राफ़ी देख लें और उससे भी आपको थोड़ा मवाद मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा लिखने को। मैं अहम चीज़ें बता देता हूँ। चौसर ने किंग एडवर्ड के यहाँ मुलाजमत की और किंग एडवर्ड के यहाँ उनके कोर्ट में फ़्रेंच ज़ुबान का इन्फ्लुएंस देखा, लेकिन चौसर ने वाज़ेह कह दिया था कि मैं तो नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश का यूज़ करूँगा। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि चौसर फ़्रेंच राइटर्स से काफ़ी इम्प्रेस था, इन्फ्लुएंस था और बहुत कुछ सीखा उन फ़्रेंच राइटर्स से। इस वक्त फ़्रेंच लैंग्वेज में वर्क लिखा गया जिसका नाम रोमन डे ला रोज़ था शायद। इस पोएम को चौसर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की और इनकम्प्लीट छोड़ दिया, मगर इस वर्क ने चौसर पर फ़्रेंच लैंग्वेज का गहरा असर छोड़ा, इन्फ्लुएंस छोड़ा, जो कि इसके बाद आने वाले वर्क्स में हमने देखा। चौसर के किंग एडवर्ड और इसके नाइट्स और लेडीज़ के लिए चौसर ने लिखा, बहुत खूब लिखा, और बाद में 1368 में एक एलिजी लिखी जिसका नाम द बुक ऑफ डचेस थी। फिर 1370 में ये यूरोप के मुख्तलिफ़ इलाकों में घूमे, ट्रैवल किए और बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ आइडियाज़ इसके माइंड अपने वर्क्स के लिए आए जो उन्होंने चौसर ने लिखने थे। फिर क्या हुआ कि 1372 में ये इटली गए। इस वक्त दांते की डेथ हो चुकी थी और पेट्रार्च भी बूढ़े हो चुके थे और इटली इस वक्त रेनेसेंस देख चुका था। जब ये वहाँ थे तो उन्होंने बहुत कमाल के वर्क्स लिखे जिनमें पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, हाउस ऑफ फेम, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। अब अपने अहम वर्क ये लिखने जा रहा था। कौन? चौसर। एक अपना अहम वर्क ये लिखने जा रहा था जिसका नाम एनलिडा एंड अरसाइड था। फिर 1377 में एडवर्ड मरा तो रिचर्ड सेकंड बादशाह बना। अब इस वक्त चौसर के दौर में बहुत से मशहूर पोइट्स आए थे जिनके नाम जॉन गावर थे और दूसरा विलियम लैंगलैंड थे। विलियम लैंगलैंड ने अपना एक मशहूर वर्क लिखा जिसका नाम पायर्स प्लोमैन था।
इस टाइम के प्रोज राइटर चौसर खुद थे और जॉन वाइक्लिफ थे। जॉन वाइक्लिफ वो थे जिन्होंने बाइबल की ट्रांसलेशन की, और इस राइटर की खूबी ये थी कि इसने चर्च पर काफ़ी अटैक किया था अपनी राइटिंग्स के ज़रिए, क्योंकि चर्च उस वक्त और उसके क्लर्जीज जो थे काफ़ी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। और ये जो जॉन वाइक्लिफ थे, ये अपनी जो लिटरेरी लैंग्वेज थी, जो हार्श लैंग्वेज थी, ये चर्च और क्लर्जीज पे यूज़ करते थे। और इन्हीं की वजह से एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट आई जिसको लोलार्ड मूवमेंट कहते हैं। अब अगर चौसर की बात करें तो इन्होंने वक्त के साथ बहुत मुख्तलिफ वर्क्स लिखे, कामयाब वर्क्स लिखे जिनको आज भी पढ़ा जाता है, जिनमें द कंट्री टेल्स था, और स्क्रीन पर इसके मुख्तलिफ वर्क्स आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर 1400 में इसकी डेथ हो जाती है और उन्हें वेस्ट मिनिस्टर एबे में दफन किया जाता है। इनकी डेथ के बाद जो लिटरेचर लिखा गया है, इनको दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि लिटरेचर डेजर्ट सा हो गया था। फिर क्या होता है कि एक जॉन लेगेट आ जाते हैं, एक पोइट होते हैं, उन्होंने चौसर के वर्क्स को कॉपी करना शुरू कर दिया। फिर 15th सेंचुरी तक राइटर्स ने चौसर को कॉपी करते रहे और ओरिजिनलिटी उनकी ख़त्म होती गई। फिर 15th सेंचुरी में एक बड़ा नाम आता है प्रोज राइटिंग में, जिसको थॉमस मैलोरी कहते हैं। उन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम लिमोट आर्थर था, जिसको 15th सेंचुरी का बड़ा वर्क समझा जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर करते जाएंगे और लाइक करते हुए ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।